जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ कर्नेश में स्वागत है। आज का जो ऐसा हमारा टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुज, जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल। यह क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, आज की हम वीडियो में समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को या अपने स्टडी को बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ क्या कर रहे होंगे, पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे थोड़ी चर्चा करें कि आप क्लास 9th में सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ चुके थे। तो हम समरूप पढ़ाने के लिए सबसे पहले सर्वांगसम बताएंगे आपको, थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा और उसके बाद हम लोग समरूप पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वांगसम आकृति। क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम आकृति। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृति। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बारी बारी से लिखते रहिएगा, डेफिनेशन साथ में भी। ठीक है, तो सर्वांगसम आकृति होती क्या है? तो इसको लिखते हैं कि जिन दो आकृतियों का माप का मतलब क्या होता है? साइज। क्या होता है? साइज तथा आकार। साथ में लिखते रहिएगा, तथा आकार, जिसे क्या कहते हैं? शेप। समान हो कामा तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या लिखा कि जिन दो आकृतियों का माप और आकार दोनों समान हो तो दोनों आकृतियां, वे दोनों फिगर्स एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। जैसे एग्जांपल्स में आप देखिए क्या कि जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त लिया और दूसरा भी क्या लिया? एक वृत्त लिया। ठीक है, इसका रेडियस हमने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस मान लिया हमने क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा भी वृत्त ही लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हमने लिया 4 सेंटीमीटर और दूसरा भी ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या चीज कि भाई पहला जो वृत्त है और दूसरा भी वृत्त है। कहने का मतलब क्या है कि उनका साइज और शेप दोनों समान होना चाहिए। तो सर पहला वृत्त दूसरा भी वृत्त, मतलब दोनों का शेप समान हो गया। ठीक है, अब इनका रेडियस देखेंगे 3 है और इनका रेडियस कितना है? 4 है। क्या दोनों समान है? उनका माप, उनका साइज समान है? नहीं। तो कहेंगे सर यह दोनों फिगर तो हमारे सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। उसी प्रकार नीचे चलेंगे तो देखिए पहला भी वृत्त है, दूसरा भी क्या हमारा? वृत्त है। तो ये इनका शेप कह सकते हैं समान है और रेडियस 4 मतलब इसका साइज कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर का है। तो कह देंगे सर ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम आकृतियां हो जाएंगे। जैसे अगला देखिए, तीसरा, ये हमारा वर्ग हो गया 4 सेंटीमीटर का और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ABC नाम रख देते हैं, 3 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि भाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पहला वर्ग है, दूसरा क्या है? त्रिभुज है। हमने बोला कि दोनों का शेप और साइज समान होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो शेप ही समान नहीं है, ये वर्ग है, क्या है? त्रिभुज है। क्या दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है सर। तो कहेंगे कि सर यह दोनों तो हमारे सर्वांगसम आकृतियां नहीं। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि सर आप कोई भी एग्जाम्पल हमको दीजिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं? डिफरेंट बता सकते हैं कि सर्वांगसम आकृति होगा कि नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल आपके घर के लिए दें तो जैसे आप देखे होंगे 5 का सिक्का देखें तो 5 के सिक्के पे आप 5 का सिक्का रख दीजिए। 5 का सिक्के पे 5 का सिक्का रख दीजिए तो आप ध्यान से देखेंगे वो पूरा जो पहला सिक्का होगा दूसरे सिक्के को क्या कर लेगा? ढक लेगा पूरी तरीके से। ठीक है ना? तो कहेंगे सर वो दोनों 5 के सिक्के एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांगसम। एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांगसम। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं
जो रोटियां बनती हैं क्या वो एक सर्वांगसम है, क्या वे कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप कहेंगे सर लगभग में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? लगभग में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं एक रोटी के एक ऊपर एक रोटी रखते हैं तो लगभग समान ही आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सर वो भी एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब ठीक है, अब अपने चैप्टर्स वाले टॉपिक पे चलते हैं, समरूप त्रिभुज। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा समरूप आकृति, और इसमें हम लोग जैसे लिखेंगे वैसे लिखते रहिएगा। लिखेंगे क्या? जिन दो आकृतियों का केवल आकार समान हो, केवल आकार समान हो, तो वे दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृति कहलाती हैं। समरूप आकृति कहलाती हैं। क्लियर है? कह सकते हैं आकार को हम क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा शेप। ठीक है, हमने बोला कि जिन दो आकृतियों का केवल आकार समान हो, केवल और केवल क्या समान हो? शेप समान होना चाहिए, तो दोनों आकृतियां एक दूसरे के क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपको दें, सर पहला वृत्त दूसरा भी वृत्त, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस और ये 4 सेंटीमीटर के रेडियस वाला वृत्त है। ठीक है, तो दोनों का देखिए क्या शेप समान है? बिल्कुल समान है सर। हमको इसके साइज से कोई मतलब नहीं, हमको बस मतलब है किससे? केवल और केवल शेप से, उसके आकार से। तो सर पहला भी वृत्त था दूसरा भी वृत्त था, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप आकृतियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समरूप आकृतियां हो जाएंगी। जैसे अगला एग्जाम्पल दें कि भाई पहला वर्ग है 4 सेंटीमीटर का, सर दूसरा भी जो है वो भी वर्ग है 3 सेंटीमीटर का। अब हमको उसके साइज से कोई मतलब नहीं, 4 का हो 5 का मतलब हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहने का क्या है कि यदि पहले का साइज, पहले का शेप जो है वो वर्ग है और दूसरे का भी शेप वर्ग है, तो यह दोनों आकृतियां सर हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप आकृतियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समरूप आकृतियां। जैसे अब अगला देख लीजिए, जैसे हम आपसे कहें कि भाई यह एक लाइन है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा कोई लाइन है 20 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का। पहले लाइन का नाम रख लेते हैं AB और दूसरे का क्या रख लेते हैं? CD। तो कहेंगे सर क्या यह दोनों जो लाइन है एक दूसरे के समरूप है? तो बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि इनका शेप जो है वो लाइन है, क्या है? एक रेखा है, उसके साइज से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यह दोनों लाइन हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति। तो नीचे आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में पहला नोट क्या लिखेंगे कि सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर है? एक और पॉइंट आप लिखेंगे तीसरा कि सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समरूप होती हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप नोट में 3 पॉइंट लिखेंगे कि जहां कहीं भी दो वृत्त, दो वर्ग या दो लाइन भी आ जाते हैं तो कहेंगे सर वो एक दूसरे के क्या है? समरूप है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो भाई हमको तो समरूप आकृति तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की क्या कंडीशन है तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो है वो है समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज सिमिलर पॉलीगन होता है। क्या होता है? पॉलीगन होता है।
ओ होता है पॉलीगन। तो समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज का मतलब आप जानते हैं कि भाई बहुत सारी भुजाएं, ठीक है। जैसे हम कहें कि भाई ये हमारा चतुर्भुज है, सर ये हमारा भी 4 भुजाओं वाली आकृति है, ठीक है ना। सर ये जो है कितनी भुजाएं इसमें? 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं वाली आकृति, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो बहुभुज को समरूप कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से डिफिनेशन लिखिएगा। दो बहुभुज समरूप कहलाएंगे, दो बहुभुज समरूप कहलाएंगे यदि पहला उनका संगत कोण क्या हो? समान हो। उनका संगत कोण समान हो, कामा। दूसरा पॉइंट, उनके भुजाओं का अनुपात समान हो। उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान। यहाँ पे संगत भुजाएं आप लिख लीजिएगा, संगत भुजा। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा कि समरूप बहुभुज किसे कहेंगे? कि दो बहुभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनका संगत कोण समान हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो? समान होना चाहिए। तो सर ये हमको कुछ समझ में नहीं आया है, एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा ABCD है और एक यहाँ पे और ले रहे हैं PQRS, ठीक है। सर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसको कर लेते हैं कितना? 200 डिग्री कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको कितना कर लीजिए? 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसको कर लीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 200 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री, ठीक है। भुजाएं ले लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 और 14। क्लियर है? हमने कहा आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि भाई पहला जो कह सकते चतुर्भुज है वो ABCD है, दूसरा चतुर्भुज PQRS है। ये दोनों हमको पता करना है कि क्या ये समरूप होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमने बोला उनका संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण का मतलब जो जहां पर है उसी प्रकार का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाएं और आपसे कहें संगत भुजाएं बताइए, ABC और PQR। तो सर AB इस प्रकार से झुका हुआ है, तो इस वाले में कौन इस प्रकार से झुका हुआ है? PQ। तो कहेंगे सर AB का संगत कौन होगा? PQ होगा। सर नीचे बेस कौन है? BC। आधार इस ट्रायंगल का कौन है? BC है। तो सर BC का जो संगत हो जाएगा कौन हो जाएगा? QR हो जाएगा। और AC का संगत कौन हो जाएगा? PR हो जाएगा। क्लियर है? अब कोण संगत कैसे देखेंगे? तो सर ऊपर वाला जो कोण A है तो इसका संगत कोण P हो जाएगा, B वाले का कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा और C वाले का कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से अपने सवाल में देखेंगे कि सर A का तो जो मान है क्या P के बराबर है? बिल्कुल। सर जो B का मान है क्या Q के बराबर है? सर बिल्कुल बराबर है। सर C का जो मान है क्या R के बराबर है? और क्या D का जो मान है वो S के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि सर A का संगत कोण P है, B का कौन है? Q है, C का कौन है? R है और D का कौन है? 70। तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया कि भाई उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो दोनों आकृतियों के संगत कोण आपस में क्या हो गए? समान हो गए। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो ध्यान से देखिए, सर AB का संगत भुजा PQ होगा, तो AB बटे PQ निकालिए। तो सर 4 बटे कितना आ जाएगा? 8। 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे BC बटे क्या निकालिए? QR निकालिए भाई। BC बटे QR निकालिए। तो BC का मान कितना है?
5 है और क्यू आर का मान कितना है 10, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार डी सी का सर कौन हो जाएगा आर एस हो जाएगा, तो डी सी अपन आर एस भी निकाल दीजिए। तो डी सी का मान सर 6 है और आर एस का मान कितना है, तो 6 दूना 12 कट जाए कितना आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार से सर इसका ए डी का जो साइड होगा संगत साइड जो होगा पी एस हो जाएगा और ए डी का मान कितना है 7 और ये पी एस का मान कितना है 14, 7 दूना 14 ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है। तो कह सकते हैं सर यह वाला जो फिगर है ना इस फिगर के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी दो फिगर्स को देखकर वह समरूप है कि नहीं है आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा समरूप त्रिभुज। क्या है समरूप त्रिभुज। तो अभी तक हमने देखा है कि समरूप बहुभुज किसे कहेंगे, समरूप आकृति किसे कहेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुज। तो सर समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यदि इसमें भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन उनके संगत कोण क्या हो समान, उनके संगत कोण समान हो। दूसरा उनके संगत भुजाओं का अनुपात, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। यानी दो कंडीशन आपको यहाँ से देखना है कि जब उनके संगत कोण समान हो और उनके संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या कहलाते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे आपके लिए दो एग्जांपल्स बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो सर ए का संगत कोण कौन होगा पी होगा, बी का कौन होगा सर क्यू होगा और सी का कौन होगा सर तो आर होगा। क्लियर है ना। तो ए का संगत कोण पी, बी का संगत कोण क्यू और सी का संगत कोण कौन हो जाएगा आर हो जाएगा। इसी प्रकार से ए बी का संगत भुजा सर पी क्यू, ए सी का संगत भुजा सर पी आर और बी सी का संगत भुजा सर कौन हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। क्लियर है। तो कह सकते हैं सर चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे यदि पहला कंडीशन कि कोण ए बराबर हो कोण पी के, कामा कोण बी जो हो सर क्यू के और कोण सी जो है वो किसके बराबर हो कोण आर के। ठीक है। और दूसरा कंडीशन कह सकते हैं कि सर ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी का संगत भुजा कौन है पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए सर इसके ए सी बटे पी आर के और ये बराबर होना चाहिए सर किसके बी सी बटे क्यू आर के। क्लियर दोस्तों। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब कहलाएंगे जब इनका संगत कोण मतलब ए का एंगल P के बराबर हो, B का एंगल Q के बराबर हो और C का एंगल किसके बराबर हो R के बराबर हो। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्लियर है। और इनका अनुपात देखिए हमने क्या बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात हो। ए बी का संगत भुजा पी क्यू है तो सर ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा इसका अनुपात। ए सी का संगत भुजा पी आर है तो ए सी का पी आर का अनुपात क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर और बी सी और क्यू आर का अनुपात क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। तो ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तब आप दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हैं समरूप त्रिभुज। क्लियर है। जैसे देखिए हम बगल में दो फिगर बना रहे हैं,
मान लीजिए MON और नीचे बना रहे हैं PRS, ठीक है ना सर। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये इसको 60 कर लीजिए, 60, 50 और इसको कर लीजिए कितना 70, ठीक है। इसको भी कर लीजिए 60, 50 और 70। क्लियर है। अब क्या करते हैं यहाँ पे मान इसकी भुजाओं का वैल्यू भी रख देते हैं 3, 4 और 5, 9, 12 और 15। क्लियर है। अब इन दोनों त्रिभुजों को बताना क्या समरूप त्रिभुज होंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले आपको देखना कि उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो M का संगत कोण P होगा, क्या M जो है सर वो P के बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर। क्यों? क्योंकि दोनों 50 डिग्री के। सर O का संगत कोण R होगा, तो कोण O का मान R के बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर। क्यों? क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। इसी प्रकार से N का संगत कोण कौन होगा? यस होगा, तो यस भी 70 डिग्री है और N भी 70 डिग्री है सर। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और तो पहला कंडीशन आप कह सकते हैं सर हमारा तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या करने जा रहे हैं? समान करने जा रहे हैं। तो MO का जो संगत भुजा होगा क्या PR होगा? MO का जो संगत भुजा होगा क्या होगा? PR होगा। तो सर MO का तो मान आपने लिखा है 5 और PR का लिखा है 15, तो 5/15 से काटेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा साइड लेते हैं, तो MN का संगत भुजा सर PS होगा, तो MN अपान PS, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो MN का सर मान 4 है और नीचे दिया है 12, तो सर ये कट जाएगा, आ जाएगा इसका भी मान 1/3, ठीक है। ऐसे ON का मान सर, जो ON साइड है उसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? RS होगा, और ON का मान दिया है 3 और नीचे 9, तो 3 3 9 सर 1/ कितना आ जाएगा? 3। तो ध्यान से देखिए, इनके संगत कोण भी बराबर है, ठीक है, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है? बराबर है। तो कहेंगे सर जो त्रिभुज MON होगा वो PRS के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्लियर है। अब नोट में आपको एक चीज लिखना था कि समरूप त्रिभुजों को, नोट में क्या लिखना है कि समरूप त्रिभुजों को से प्रदर्शित करते हैं, से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है तो इसको कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का ये कह सकते हैं सिंबल हो गया। अब ये जो ट्रायंगल दोनों थे ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के समरूप हो गए, तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज MON इज सिमिलर टू त्रिभुज PRS। तो सर ये हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा दोनों सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों। तो अभी तक हम जो क्या पढ़े हैं? समरूप त्रिभुज पढ़े हैं, कैसे कैसे समरूप त्रिभुज होगा। हमने एक एग्जांपल लेकर भी आपको बता दिया, नीचे एग्जांपल करके लिख लेंगे, ये नोट जरूर लिख लेंगे कि समरूप त्रिभुजों को हम लोग इस चिन्ह से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा थेल्स प्रमेय है। क्या है? थेल्स प्रमेय है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर में हर साल पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। टॉपिक है दोस्तों वो है थेल्स प्रमेय, या इसको हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। जो अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम सारे सवालों को आगे लगाएंगे और जो क्वेश्चन दिए होंगे प्रूफ करने के लिए उनको क्या किया जाएगा? प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ध्यान से देखिए, इस फिगर को देखिए और इस लाइन को हम पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो समझ लीजिए ये त्रिभुज हमारा कौन है? ABC है, इसकी भुजा BC के समांतर एक हम रेखा खींचे हैं, कौन? DE। मतलब सर यह जो DE है इस BC के क्या है? समांतर है।
ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि जो समांतर रेखा खींची गई है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, मतलब यह सर इस त्रिभुज की एक भुजा थी। अब इसके अलावा दो भुजाएं कौन कौन है सर, एक ए बी है और एक कौन है ए सी है। अब कह रहा है इन ए बी और ए सी को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, तो क्या वह डी और ई बिंदु पर काट रही है? बिल्कुल सर। तो जिन दो बिंदुओं पर काटती है, उसके बाद हमने लिखा है कि वे बिंदु जो है डी और ई जो है भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ये जो डी है और ई है, डी इस ए बी को और ई जो है इस ए सी को समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है कि ई डी अपान डी बी, भाई ई डी अपान इसका अनुपात ही होगा ए डी अपान डी बी, और इसका अनुपात क्या होगा ए ई अपान नीचे वाला बोलो ई सी हो जाएगा। सर ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक बार और देखेंगे, सवाल कह रहा था किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा या एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचिए। वह रेखा यदि अन्य दो रेखाओं को जिस बिंदु पर काटता है, वह बिंदु उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो सर इस ए बी रेखा का अनुपात ए डी बटे डी बी होगा और इस ए सी रेखा का अनुपात ए ई बटे क्या होगा? ई सी होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमको यही क्या करना है? प्रूफ करना है। हमको यही क्या करना है? प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है, दिया है। थोड़ा सा प्रूफ बड़ा है तो ध्यान से देखते रहिएगा। दिया में लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, कि जो बीसी है वो समांतर है किसकी? बीसी समांतर है सर किसके? डीई के। क्लियर है ना? अब आगे हमने इसमें कुछ रचना किया कि बी को ई से मिलाए हैं, डी को सी से मिलाए हैं, डी से लंब डाले हैं ए पर और ई से लंब डाले हैं किस पे? ए डी पर, ठीक है ना। तो इसको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे कि बीई और डीसी को मिलाया तथा, ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा कि डीजी जो है लंब है किस पे? एई पर, और ईएफ जो लंब है सर किस पे? ईडी पर। तो इसको भी लिख देंगे डीजी लंब एई कामा ईएफ लंब ईडी। क्लियर है? तो जो रचना हमने किया उसको लिख दिया भाई, बीई और डीसी को मिलाया, डीजी जो परपेंडिकुलर होगा एई पर और ईएफ जो परपेंडिकुलर होगा किस पे? एडी पर। तो हमने इसको लिख दिया। अब जो प्रूफ करना होता है लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना क्या हमने पहले ही बता दिया है कि सर इनका अनुपात, मतलब अनुपात क्या होगा? एडी बटे डीबी बराबर दिखाना हमको। सर इसके अनुपात कौन है? एई बटे ईसी के। ए बटे किसके दिखाना है? एसी के। हमको यही प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए हम नीचे लिखेंगे उत्पत्ति। अब इसमें जो भी आपको दिमाग लगाना है, जैसे प्रूफ करना, आप इसी में सारे काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। इस त्रिभुज ए डी ई का क्या निकालने जा रहे हैं? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या? ए आर लिखते हैं, ब्रैकेट में ट्राइंगल लिख देंगे जिस त्रिभुज का आप निकालें। तो हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मतलब ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा कितना आ जाएगा? 1/2 गुणे, अब ए डी ई को ध्यान से देखिए, ए डी ई को ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम आपको बताना चाहें कि कहीं पर ये ए बी सी लिखा हो, क्लियर है। अब इस पे जो लंब होगा, लंब ये है, तो सर यही इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। मतलब यदि यहाँ पे हम लिख दे डी, तो ए डी इस त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा? ऊंचाई होगा। कहने का मतलब क्या है कि यह लंब जिस भुजा पर होगा, जिस भुजा पर लंब होगा वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और जो भुजा होता है सर उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम अपने वाले फिगर में बात करें कि सर ए डी ई में, ठीक है,
ये भी लंब है, EF भी लंब है और DG भी लंब है। तो हम EF की बात कर रहे हैं सबसे पहले। किसकी बात कर रहे हैं? EF की। तो सर EF लंब है तो ऊंचाई हो जाएगा, और किस पे लंब है? AD पर। तो AD उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो सर AD इसका आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गया इसका? EF हो गया। तो यहाँ पे हमको ADE का क्षेत्रफल मिल गया 1/2 गुणे AD गुणे EF। इसको समीकरण नंबर आप क्या कर देंगे? फर्स्ट कर देंगे। और दोबारा हम निकालने जा रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में इस DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आप लिख देंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका AR लिखेंगे ब्रैकेट में, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना उसको रख दीजिए। सर इसका भी सूत्र वही होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? अब दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुणे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस DBE का जो आधार होगा, अब सर इसमें तो आधार और ऊंचाई तो हमको दिख ही नहीं रहा, तो आपके लिए फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जब अधिक कोण का त्रिभुज आता है, किस कोण का? अधिक कोण का। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री के अधिक, 90 डिग्री से जो अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसे अधिक कोण कहेंगे, और जो त्रिभुज होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज। तो सर इसकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इस आधार वाले को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यदि ABC एक ट्रायंगल था तो सर AD जो होगा उसका, AD जो होगा उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और जो BC होगा सर उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, DBC के लिए जो लंब होगा कौन हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसको हम बनाएं तो DBC, तो सर ये हमारा D है, ये B है, और ये हमारा क्या है? E है। DB क्या है? E है। तो ध्यान से देखिए, E से लंब डाला गया है किस पे? इस BD वाले को बढ़ा दिया गया F तक। क्लियर है ना? तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर जो ऊंचाई होगा तो वो तो EF होगा, और जो हमारा आधार होगा वो क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो रख दीजिए, आधार हमारा BD हो गया और ऊंचाई हमारा क्या हो गया? EF हो गया। तो समीकरण नंबर इसको आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 का आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए या अनुपात ले लीजिए। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। क्लियर है? तो भाई जो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड है लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसका सर राइट लेफ्ट साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, इसका राइट साइड 1/2 गुणे AD गुणे EF, और नीचे आ जाएगा 1/2 गुणे BD गुणे EF। सर यहाँ से EF से तो EF कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD अपॉन क्या बच जाएगा? BD, और इसको समीकरण नंबर आप क्या कह देंगे? क्लियर है? अभी तक हमने चर्चा किसकी किसकी किया है? ADE त्रिभुज का और DBE त्रिभुज का, ठीक है ना? अब दोबारा से हम क्या करेंगे? ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे कब? जब इसका लंब क्या होगा? DG होगा, और DCE का भी क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है ना? तो पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल आएगा सर 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई होगा। आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो आप मान रखेंगे तो 1/2 गुणे, ध्यान से देखिए, अब ADE का हमको आधार और ऊंचाई लेना, अब लंब किसको ले रहे हैं? DG को, तो ऊंचाई लंब हो जाएगा। अब DG लंब किस पे है सर? AE पे, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा। तो समीकरण नंबर इसको 4 कर देते हैं, समीकरण नंबर 4। अब पुनः और इसके रिस्पेक्ट में हम त्रिभुज लेते हैं DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सर ये भी होगा हमारा, क्या होगा? यह भी हमारा वही होगा। क्लियर है? सर सूत्र में रख देंगे 1/2 गुणे, अब इसका आधार देखिए क्या होगा?
इसका आधार और ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बताए हैं कि जो हमारा अधिक कोण का त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग बाहर से लंब डालते हैं और इस आधार वाली लाइन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस DEC को देखेंगे तो सर ये हमारा लंब कौन होगा, DG हो जाएगा। और किस पे लंब है, इस AC पर, तो कहेंगे सर इसका आधार कौन हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आधार क्या, EC, और सर ऊंचाई तो हमारा क्या रहेगा, DG ही रहेगा। सर इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 5th। अब फिर आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा भाई। तो सर रेशियो ले लीजिए, ADE का क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा DCE का क्षेत्रफल बराबर, इसका राइट साइड है 1/2 गुणे AE गुणे DG, और नीचे का राइट साइड है 1/2 गुणे EC गुणे DG। सर DG से तो DG कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू AE अपान क्या, EC। सर समीकरण नंबर ये बन जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो हमने जो लाना था AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, तो वहां तक हम कह सकते हैं सर कुछ कदम हमने चल लिया। कैसे, AD बटे BD ला दिए हैं और यहाँ पे सर AE बटे क्या ला दिए, EC। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे DC का क्षेत्रफल है। अगर लेफ्ट साइड इसका बराबर हो जाता तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता। तो कैसे लेफ्ट साइड को बराबर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपको 9th में एक थ्योरम बताया गया होगा। 9th में क्या बताया गया होगा, एक थ्योरम बताया गया होगा कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान से लिखेंगे इसको, हम जानते हैं कि एक ही आधार, ये लिखना जरूरी है आपको, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। क्लियर है। हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब कि समझिए कि यह दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर हैं और इस पे हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए। ठीक है ना। तो यह और यह तीनों ट्रायंगल आपस, इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, यदि हम आपसे कहें कि भाई अपना जो ये DBE क्षेत्र मतलब त्रिभुज है और DCE क्षेत्र त्रिभुज है, क्या यह दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, बिल्कुल स्थित है। और कह सकते हैं सर ये आधार DE पर स्थित है, किस पे आधार पे, एक ही आधार DE पर स्थित है और यह दोनों त्रिभुज एक दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो कहेंगे सर DBE का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, DCE के इक्वल आ जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः त्रिभुज DBE का जो एरिया होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, DCE के, आ जाएगा किसके, DCE के। ठीक है ना। अब इसका यूज हम क्या कर देते, किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, पहले में ही कर दीजिए या दूसरे में ही कर दीजिए। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लिख देंगे समीकरण 3 से, या जिससे भी आपको इसमें भी रखना हो, समीकरण 3 से ही कर लीजिए। DBE का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, DCE के। तो समीकरण 3 में DBE के जगह पे हम क्या रख देंगे, DCE रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटे नीचे सर यहाँ पे DBE दिया था, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे,
DCE रखेंगे तो सर इसका राइट साइड क्या है, AD/BD। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 बना था, इसको क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, बस लास्ट 2 लाइन और है। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 6 को देखिए और इक्वेशन नंबर किसको देखिए 7 को, समीकरण नंबर 6 को और समीकरण नंबर किसको 7 को। क्या सर इसका लेफ्ट साइड बराबर है, क्या इसका लेफ्ट साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 6 और 7 से, 6 व 7 से। तो जैसे ही समीकरण 6 और 7 लिखेंगे तो सर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल आ जाएगा। तो मतलब AD/, क्या है, BD इज इक्वल टू आ जाएगा AE/ किसके, इसी के। और याद रखिए आपको यही क्या करना था, ध्यान से देखिए, AD/DB इक्वल टू AE/EC, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब ध्यान से समझ जाइए कि थेल्स प्रमेय वाकई में है क्या, कि यदि दो मतलब यदि एक त्रिभुज है उसमें दो रेखाएं समांतर हैं तो वह अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होगा सर वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमने अभी फिलहाल इस ट्रायंगल में प्रूफ करके आपको दिखा दिया। और ये सवाल कह सकते हैं, यह जो प्रमेय है आपके एग्जाम में 7 से 6 नंबर में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूछेगा। क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसके 2-3 उप प्रमेय हैं, इसी में जोड़कर हम लोग लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, नीचे लिखना है नोट। क्या लिखना है, नोट। तो नोट में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, पहला नोट लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय का मतलब आपने यही निकाला AD/BD, AD/BD बराबर AE/EC। क्लियर है। हम इसका थोड़ा सा एक और दो सूत्र बताने जा रहे हैं, छोटे छोटे हैं, इसी में आप ऐड कर लेंगे। तो हमने लिखा कि थेल्स प्रमेय से AD/BD बराबर AE/EC। आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा। तो BD/AD बराबर हो जाएगा EC/E हो जाएगा। इसी बटे क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है। जैसे हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही समझिएगा, दोनों पक्षों में आपको एक जोड़ देना, एक के नीचे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुणा BD में करेंगे BD प्लस AD का गुणा एक में करेंगे AD और नीचे आ जाएगा AD बराबर, इसका गुणा करिए, एक का करेंगे EC में तो EC प्लस AE का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा AE और नीचे आ जाएगा क्या, E। अब ध्यान से देखिए, फिगर में BD और AD को जोड़िए, BD प्लस AD कह रहा है जोड़ने के लिए। ध्यान से देखिएगा, BD प्लस AD मतलब यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा जोड़ेंगे तो क्या आपको पूरा AB मिल जाएगा, जी सर, AB मिल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा AD बराबर। EC प्लस AE को जोड़िए, EC और AE को जोड़ेंगे तो क्या पूरा AC मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो AC बटे क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे आपने शुरू में उल्टा किया था, अब लास्ट में इसको हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। तो AD/AB जो आएगा सर वो किसके इक्वल आ जाएगा, AE/AC के। क्लियर है। तो एक थ्योरम ये भी आ गया कि सवाल लगाने में हम लोग यूज करेंगे कि अब ये छोटा सा जो अनुपात होगा, इस बड़े वाले का अनुपात ले लो और इस छोटा का अनुपात ले लो इस बड़े वाले के अनुपात के, तो वो भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान से देखो, AD/AB सर, AD/A पूरा AB और बराबर AE/AC, AE/ पूरा का AC। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसी में है, इसमें भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। क्लियर है। अब थेल्स प्रमेय करिए, तो थेल्स प्रमेय हम जानते हैं AD/ क्या है, BD और बराबर AE/ क्या है, EC। ये आप एक जोड़ दीजिए, क्लियर है, बन जाएगा आपका। तो AD/BD
+1 बराबर AE बटे EC। हमको ये दिखाना है ना कि सर ये BD का रेशियो और AB का रेशियो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो AD प्लस BD और नीचे आ जाएगा सर BD बराबर AE और सर आ जाएगा गुणा कर देंगे EC का 1 में तो EC और अपान कितना आ जाएगा EC। अब AD प्लस BD को जोड़ दीजिए तो सर AD प्लस BD जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास AB बटे कितना BD और बराबर सर AE प्लस EC को जोड़ दीजिए तो AE प्लस EC जो हमारा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा AC बटे किसके EC। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर हमारा दूसरा भी उपपर में आ गया क्या कि AB बटे BD बराबर AC बटे क्या होगा EC होगा। और आपको इसको क्या कर लेना है नोट कर लेना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए। पहला थेल्स पर में खुद का खुद होगा, मतलब इस छोटे छोटे का रेशियो आपको लेना है। दूसरा AD का फिर AB का फिर AE का फिर पूरा AC का, दोबारा BD का फिर AB का सर EC का और फिर EC का आपको क्या लेना है रेशियो लेना है। तो ये हमारा थेल्स पर में टोटल था। आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक इसका एक और उल्टा थ्योरम है जिसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो उसको देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम को। थेल्स प्रमेय का विलोम है, ध्यान से देखिए। हमने लिखा कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है विभाजित करती है तो सर वह तीसरी रेखा के क्या होगी समांतर होगी। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC और BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा है कौन DE। सर ये जो BC है ना ये समांतर है किसके DE के। क्लियर है। तो क्या करना है सवाल कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। अच्छा ये समांतर नहीं है भाई, इसको हटा दीजिए आप लोग, ये हमारा समांतर नहीं है। कह रहा है एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है। समझिए कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि यदि AD बटे DB बराबर हो किसके AE बटे EC के, यदि AD बटे DB का अनुपात AE बटे EC के बराबर हो तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जो DE रेखा होगी सर वह BC के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। क्लियर है जी। ठीक उसका उल्टा मतलब जैसे अभी तक हमने प्रूव किया कि दो रेखाएं यदि समांतर है किसी त्रिभुज में तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक उसका उल्टा यदि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सर वो दोनों रेखाएं क्या होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे। क्लियर है। हमारे ख्याल से आपको ये समरूप त्रिभुज के बारे में और थेल्स प्रमेय जो प्रूफ किए वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है ना। तो अब इस पे जो बेसिक सवाल है हम लोग उसको अगले वीडियो में लगाएंगे, ठीक है ना। और पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी बेसिक से सवाल हैं, जितने बेसिक से कह सकते हैं कठिन तक के सवालों को आराम से हम लोग इस वीडियो में मतलब आगे आने वाले वीडियो में लगाया जाएगा। क्लियर है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।